से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने 3-4 दोस्तों के पास में सेशन को जरूर शेयर कर देना है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, जो पिछली क्लास थी उसमें तो हमने बेरुवाड़ी आंदोलन या बेरुवाड़ी जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहाँ की जनता ने आंदोलन कर दिया था और वो केस क्या था, तो हर एक पॉइंट वो हमने समझा है, ठीक है। और वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो ये क्लास देखने के बाद में आप जो बेरुवाड़ी वाली आंदोलन वाली क्लास है 1960 के केस वाली, वो भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केशवानंद भारती मामला। 1973 का ये मामला है और सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो ये मामला क्या था, एक बार बताओ। हेलो, आराम से। यहाँ हम लिखते हैं केशवानंद भारती मामला। अब ये जो केशवानंद भारती थे ये कौन थे और ये केस क्या था, पूरा एक इस मामले की पूरी तह तक जाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं केशवानंद भारती वर्सेस या फिर बनाम केरल राज्य विवाद। केरल सरकार के ये मध्य जो है केशवानंद भारती और केरल सरकार के मध्य ये विवादित केस था, जो केरल राज्य की सरकार के खिलाफ जो है इन्होंने दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर क्या होता है, केशवानंद जो भारती है उनके पास में 300 एकड़ 300 जो है 300 एकड़ की जो है जमीन थी, जो है 300 करोड़ एकड़ की 300 करोड़ एकड़ की जो जमीन थी उसके ये क्या थे, स्वामित्व थे। मतलब इन्होंने जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ही ले रखी थी और अतिक्रमण कर रखा था। ये क्या थे, मठाधीश थे। और ये मठाधीश थे किसके, किडनीर मठ के। किडनीर मठ केरल के अंतर्गत एक मठ है, उस मठ के ये क्या थे, मठाधीश थे। अब देखो स्टूडेंट, अगर इतनी बड़ी जमीन या जमीन का इतना बड़ा क्षेत्र अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है तो बाकी जो गरीब वर्ग के लोग हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है वो समाजवाद की जो संकल्पना है उस पर जो है ज्यादा विश्वास रखता है, तो उनको हम जमीनें कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, कृषि खेती के लिए जमीनें कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, और किसी भी एक धर्म को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। तो यहाँ पर इडनीर मठ के ये क्या थे, मठाधीश थे या फिर स्वामी थे। ये केरल के अंतर्गत ये आता है मठ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके क्या थे, मठाधीश थे। इनके पास में 300 करोड़ एकड़ की जो है जमीन जो है, यहाँ पर इनके पास में क्या थी, इन्होंने जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ली रखी थी। तो यहाँ जो ये मठाधीश है इन पर जो है क्या हुआ, इन पर एक तरह से मतलब इनकी जो जमीनें हैं छीने जाने का प्रयास किया जाने लगा। अब यहाँ क्या होता है, केरल की जो राज्य सरकार है, केरल की जो राज्य सरकार है, केरल की राज्य सरकार 1970 में एक बिल लेकर आती है। 1970 में एक बिल लेकर आती है। इस बिल का नाम क्या हो रहता है, भूमि सुधार बिल। भूमि सुधार बिल जो है केरल की राज्य सरकार लेकर आती है, जिसके तहत क्या होता है, भूमि के अंतर्गत भूमि के अंतर्गत जो भी जैसे भूमि के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाने हैं, अर्थात किन व्यक्तियों के पास में भूमि नहीं है, भूमिहीन है, उन व्यक्तियों को भूमि प्रदान की जाए। साथ में जो जिन्होंने जो है भूमि का अतिक्रमण कर रखा है, यूं ही भूमि का जो है कब्जा कर रखा है, तो उनसे भूमि छीनकर भूमिहीनों को दी जाए, ठीक है। मतलब उस भूमि का जो है सही उपयोग किया जाए गरीबों के लिए भी। तो यहाँ देखो भारत की जो हमारी सोच है ना, वो समाजवाद पर आधारित है। तो हम समाज का एक बड़ा वर्ग अगर पीड़ित है, ग्रसित है किसी भी प्रॉब्लम से, तो हम उनका जो है उनको सपोर्ट करने के लिए या फिर उनको जो है सभी व्यक्तियों के समक्ष लाने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। तो वही कार्य किसने किया, केरल की राज्य सरकार ने। लेकिन अब देखो, अपना जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 है वो क्या स्वतंत्रता प्रदान करता है, अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 26 देखें तो अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसको है, प्रत्येक व्यक्ति को है। भाई कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी जन्म वर्ण लिंग और जन्म स्थान की विभेदता हो, फिर भी वह व्यक्ति धर्म का जो है प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 26 के अनुसार, वो तो अनुच्छेद 25 के अनुसार था, बट अनुच्छेद 26 के अनुसार वह धार्मिक मामलों का आयोजन कर सकता है। उसके लिए एक भूमि जो है भूमि को यूटिलाइज कर सकता है, भूमि रख सकता है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत धार्मिक मामलों के प्रबंधन में धार्मिक मामलों से जुड़ी हुई जमीनों के स्वामित्व और अधिग्रहण की बात भी आती है, ठीक है। तो इस आधार पर केशवानंद भारती सही थे। ये चले जाते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं किसके अगेंस्ट, केरल की राज्य सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि इनकी जो जमीन थी 300 करोड़ एकड़ की वो छीनी जा रही थी, ठीक है।
तो गरीबों में बांटने के लिए। अब यहाँ पर ये जो है इसका विरोध कर देते हैं और अनुच्छेद 26 को लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये तो मेरा क्या है, मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार मेरे से छीना जा रहा है और ये जो है मौलिक अधिकार की रक्षा करने का दायित्व किसका बनता है, सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है एक मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जानी चाहिए और साथ में कि भाई हमारा जो समाजवादी मॉडल है कि जो भूमिहीन व्यक्ति है, कृषक समुदाय से है, उनको जमीनें भी प्रोवाइड करवाए, सरकार उनके लिए उन जमीनों का जो है सही तरीके से यूज करे, जैसे गवर्नमेंट चिकित्सालय बना सकती है, गवर्नमेंट महाविद्यालय बना सकती है, ठीक है, मतलब जो भी सरकारी सामुदायिक भवन बनवा सकती है, ठीक है। और तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विडंबना सी आ जाती है। तो यहाँ देखो क्या होता है, हमने 1960 वाले बेरूबाड़ी जो केस था ना 1960 के अंतर्गत, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना, संविधान का भाग नहीं माना था, ठीक है। और क्यों नहीं माना, ताकि इसमें संशोधन की आवश्यकता ही ना पड़े। भाई संविधान की जो प्रस्तावना उस वक्त विलन बन रही थी ना कि भाई हमारा कोई भी एक क्षेत्र हम कैसे किसी दूसरे देश को हम दे सकते हैं, हमारी जनता को एक तरह से किसी दूसरे देश को कैसे हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर उस वक्त जो है भारत की प्रस्तावना में जो शब्द है संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, ये शब्द उस वक्त विलन बन रहा था। तो हमने ये सोचा कि इसमें संशोधन करना पड़ेगा और हमें ये लगा कि संशोधन करने के बजाय हम इसको प्रस्तावना को भाग ही नहीं मानते। जब भाग नहीं मानेंगे तो फिर संविधान में संशोधन कैसा। लेकिन अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट किसका सहारा लेता है, प्रस्तावना का। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या हुआ, अब हटा तो नहीं सकते, उसके अंतर्गत अगर संशोधन करना पड़ता और प्रस्तावना को भाग मानना पड़ता तो कुछ शब्द हटाने पड़ते। शब्द हटा नहीं सकते क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते, यानी मूल ढांचा हम परिवर्तित नहीं कर सकते। अब यहाँ पर भी ये तो निर्णय लिया गया था कि मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, संविधान के किसी भी मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना कैसे संशोधन होता है। वर्तमान में देखो कितने हो चुके हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद जो है टोटल अनुच्छेद कितने हो चुके हैं, 470। अब यहाँ 395 है, तो क्या इनमें से किसी अनुच्छेद को लैप्स किया गया, मतलब ऐसा नहीं है, इनका स्थान जो है परिवर्तित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो 395 ये जो संविधान का जो है मूल संविधान के अंतर्गत जो है 395 अनुच्छेद है और संविधान के द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर बताया जाएगा कि संविधान का आखिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक यह जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह पब्लिक नहीं किया है या फिर अभी बताया नहीं है कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। लेकिन संविधान का जो मूल जो संविधान है ना, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और जो 22 भाग है उनको हटाया नहीं जा सकेगा। तो इस आधार पर संविधान का जो मूल संविधान या मूल जो ढांचा है ना यही है, ठीक है। तो इसमें हमने जब भी ऐड किया तो ऐसे ऐड किया जैसे 395 एक ऐड कर दिया, ख ऐड कर दिया, ग ऐड कर दिया, ठीक है। इस आधार पे इन्हीं के अंतर्गत हमने जो संख्या बढ़ाई है, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाई है, इसी आधार पर 470 हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स हमें क्या समझना है कि आखिर यहाँ हमने संशोधन किया ना संविधान की प्रस्तावना में और संविधान की प्रस्तावना को भाग माना, क्यों माना। देखो क्या होता है, अनुच्छेद जो 26 है ना उसके आधार पर तो केशवानंद भारती सही थे, धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर रहे थे, उनको कोई रोक टोक किए बिना धार्मिक मामलों के प्रबंधन की सुविधा दी जानी चाहिए। लेकिन क्या स्टूडेंट हमारे देश में क्या एक ही धर्म के व्यक्ति रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं ना। हमारे देश में मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी और जो है पारसी समुदाय से वो और अनेक भाषा बोलने वाले व्यक्ति, मतलब धर्मों की विभिन्नता तो है ही, सांस्कृतिक विभिन्नता भी है और इसके अलावा जैसे बौद्ध से भी है, ठीक है। और तो इस प्रकार से अनेक जो है विविधता पर आधारित जो संस्कृतियां और धर्मों का निवास हमारे भारत में है। तो भारत को हम जो है एक भी धर्म के ओर झुकाव करने वाला कोई भी अधिनियम पारित नहीं कर सकते या किसी भी व्यक्ति को इतनी छूट नहीं दे सकते कि वो किसी एक धर्म का बढ़ावा दिया जाए और दूसरा धर्म जो है दूसरे, फिर इस प्रकार से क्या होगा, ऐसी कंडीशंस में दो तीन धर्मों के मध्य जो वैचारिक या वैमनस्य की जो भावना है वो उत्पन्न हो सकती है और ऐसा हम नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम जो अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो सुविधा देते हैं ना, अब इसको तो नहीं हटा सकते क्योंकि ये क्या है, मौलिक अधिकार है एक तो, और क्या है दूसरा, संविधान का जो मूल जो ढांचा है ना उसका एक भाग है।
तो इसको हम नहीं हटा सकते। तो इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया ना इसके अंतर्गत केशवानंद भारती मामले में, तो पहले जो निर्णय है वो लिखेंगे, उसके साथ मैं आपको समझाते जाऊंगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय, कि भाई इसके अंतर्गत केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि एक तो क्या है कि संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, ठीक है, संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या दिया कि अब देखो संविधान के अगर मूल ढांचे को हम परिवर्तित नहीं करेंगे, अनुच्छेद 26 को परिवर्तित नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या हम केशवानंद भारती का साथ देंगे? साथ भी नहीं दे सकते, क्योंकि किसी भी एक धर्म विशेष को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। लेकिन देखो स्टूडेंट्स क्या है, अगर हम संविधान में किसी भी पार्ट में कटौती नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, है ना, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से कोई ना कोई दूसरा पार्ट ऐड तो कर सकते हैं। तो हमारा देश कैसा है भाई, धर्मों की विविधता है, तो किसी भी एक धर्म को अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे तो राष्ट्र कैसा हो जाएगा हमारा, सेकुलर, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो जोड़ा गया। दूसरा क्या था कि भाई अगर मान लो कोई भी एक धर्म का कोई भी एक व्यक्ति है, वो इतनी बड़ी जमीन अपने क्षेत्र में अगर अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि भारत की एकता और अखंडता को जो है खतरा हो। तो यहाँ पे दूसरा शब्द एक और क्या जोड़ा गया, अखंडता, ठीक है। तीसरा शब्द क्या जोड़ा गया, समाजवादी, क्योंकि हमारा जो देश है ना वो पूंजीवाद और साम्यवाद के मिश्रित मॉडल को अपनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ देखेंगे एक तो होता है क्या, पूंजीवाद, ठीक है, दूसरा क्या है, साम्यवाद। अब यहाँ दोनों के मध्य की जो व्यवस्था है ना वही क्या है, समाजवाद। हमारा देश जो है गौतम बुद्ध का देश रहा है। गौतम बुद्ध ने हमेशा ही मध्यम मार्ग अपनाने पर बल दिया, ठीक है। मध्य मार्ग ना तो एक्सट्रीम सिचुएशन वाला नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारे और देश की कंडीशन भी यही थी, जब देश आज़ाद हुआ तो हम हर क्षेत्र में हम मध्य मार्ग ही अपना सकने में जो है कैपेबल थे। तो यहाँ पर देखेंगे साम्यवाद का जो प्रवर्तक है वो तो चाइना और रूस को हम मान सकते हैं, ठीक है। चीन और जो रशिया है इसको हम मान सकते हैं। इसके अलावा पूंजीवादी जो देश है उसमें सबसे प्रमुख जो नाम लिया जाता है वो किसका नाम लिया जाता है, आपके यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो यहाँ पर जो पूंजीवाद, देखो स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाती हूँ। मान लो आपके पास में एक व्यक्ति है, जैसे ए व्यक्ति है, ये कौन सी अवधारणा में विश्वास रखता है, पूंजीवादी अवधारणा में। बी व्यक्ति है, वो कौन सी अवधारणा में विश्वास रखता है, साम्यवादी अवधारणा में। सी व्यक्ति रखता है कौन सी विचारधारा में विश्वास, समाजवाद में, ठीक है। तो यहाँ ए जो व्यक्ति है वो पूंजीवादी व्यवस्था, अगर पूंजीवादी विचारधारा व्यवस्था में विश्वास रखता है, तो इसके पास सोच लो कि भाई इसके पास 4 रोटियां हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके पास भी 4 रोटियां हैं और साथ में ये जो साम्यवादी जो व्यक्ति विचारधारा का जो व्यक्ति है इसके पास में भी 4 रोटियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें समाजवादी विचारधारा की, तो इसके पास में भी 4 रोटियां हैं। तीनों के पास में चारों रोटियां, लेकिन ये उस रोटियों को यूटिलाइज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ देखो पूंजीवादी व्यक्ति है, मतलब इसने क्या किया, इसने पूंजी लगाई, मतलब इसने पैसा खर्च किया, अपना जो भी बिजनेस वगैरह सेटअप किया पूरा, और उससे इसने क्या किया, ये रोटियां अर्जित किए, एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस व्यक्ति के सामने ऐसी सिचुएशन है कि वृद्ध व्यक्ति भी है, महिलाएं भी है, ठीक है, मतलब आरक्षित वर्ग भी है, वृद्ध भी है, बालक भी है, और ये खुद युवा है, ठीक है, और एक युवा भी और मान लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये व्यक्ति अब इसने खुद ने जब पैसे लगाए हैं अपने स्टार्टअप में, तो चाहे भूखा मरे कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो कुछ भी अपना देखे, लेकिन ये क्या करेगा, चारों की चारों रोटियां अपने खुद ही कंज्यूम कर लेगा। अमेरिका की सोच ऐसी है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बहुत बड़ा उद्यमी है जिसके पास में करोड़ों रुपए है, बजाय उसके समक्ष उसकी अपेक्षा दूसरा व्यक्ति भूखा मर रहा है, लेकिन उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि भाई तुम इसकी भी हेल्प करो, ठीक है। भाई मिनिमम सरकार टैक्स लगाती है वहां पर भी, लेकिन इतना बाध्य नहीं किया जाएगा कि वह खुद की जो है जो भी मतलब टैक्स के माध्यम से जो भी सरकार को फिर योजनाएं चलाकर उस गरीबों तक पहुंचे, ऐसा बाध्य नहीं किया जाएगा।
अब यहाँ पर देखो इसके बजाय साम्यवाद है। साम्यवाद में क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति ने कोई भी पैसा कमाया है या ये रोटियां कमाई है, तो यहाँ इनके सामने भी क्या है, वृद्ध व्यक्ति भी है, महिला भी है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, तो इसको क्या कहा जाएगा कि तुम अपनी पूरी संपत्ति दान कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये पूरी संपत्ति दान कर देंगे, जैसे अभी अलीबाबा का फाउंडर है, तो उसकी भी जो है संपत्ति जो है छीन कर चाइना ने क्या की, गरीबों में दान कर दी। अब यहाँ क्या होता है, साम्यवाद में क्या होता है, और कोरोना टाइम में जो आपने देखा होगा, अगर 70 से 80% व्यक्तियों को 20% व्यक्तियों की वजह से नुकसान हो रहा है, तो उनको फिर मार दिया गया था, ठीक है भाई। देखो 20% व्यक्तियों में वहां के क्या हुआ कि कोरोना फैल गया, तो उनसे एक समाज के बड़े वर्ग को अगर नुकसान हो रहा है तो फिर उनको हैंड टू हैंड निपटा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है समाज मतलब साम्यवाद का जो है एक समाजवाद का एक्सट्रीम जो लेवल है ना, वो देखने को मिलता है चाइना और रूस में, ठीक है। अब यहाँ भारत में क्या है, भारत में भी सेम यही सिचुएशन है कि भारत में अगर आपने कोई अर्जित की है कोई भी संपत्ति या फिर आप कुछ भी कमा रहे हैं, तो उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि भारत में क्या है, भारत में भी सेम वही है, महिलाएं भी है, पिछड़े वर्ग भी है, बालक भी है, बुजुर्ग भी है, लेकिन जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये जो है हमारे समाजवाद की जो परिकल्पना है उसको ये जो है प्रतिपादित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समाजवाद जो शब्द है वो जोड़ा गया कि भाई समाज का एक वर्ग है, वो तो जमीनों से जो है हीन है, भूमिहीन है, उनको किसानों को जो है खेती करने के लिए जमीन चाहिए, तभी वो अपने रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। भाई देखो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो भारत की 75 जनसंख्या कृषि पर ही डिपेंडेंट थी, जैसे वर्तमान में तो फिर भी हमने फिर पंचवर्षीय योजनाएं लाकर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण से क्या होता है, जल्दी विकास की ओर पहुंचा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, भाई कृषि की आवश्यकता थी, कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता है, तो अब इतनी जमीनें अगर कोई भी धर्माधिकारी अगर ऑक्यूपाई कर लेगा, अधिकार क्षेत्र में ले लेगा, तो समाज का एक बड़ा वर्ग क्या करेगा, भाई उनको भी तो रोजगार देने की जो ड्यूटी बनती है सरकार की। तो यहाँ पर हमारे सामने ये जो सिचुएशन थी, इस वजह से हमने क्या सोचा, भाई संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तो चेंज नहीं कर सकते हम, लेकिन कुछ ना कुछ तो नया जो शब्द है वो ऐड कर सकते हैं, और ये संविधान संशोधन के माध्यम से ही ऐड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा क्या पॉइंट रखा गया, इसके अंतर्गत क्या निर्णय दिया गया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां जो संविधान संशोधन है 1976 के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ क्या हुआ, संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी अभी हम समझेंगे कि कैसे संविधान संशोधन किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपको बने रहना है, पूरी क्लास कंप्लीट देखनी है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है, और ये कब होता है, 1976 में, ये डेट भी याद रखनी है भाई। देखो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसके तहत आपका जो आपका जो संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर 300 क के तहत जो है अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। फिर वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान में क्या रखना है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर इस संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना है प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसके फलस्वरूप, या सीधे लिख लो भाई जिसके फलस्वरूप, या जिसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में, संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसके अंतर्गत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। अब 3 नए शब्द जो जोड़े गए थे वो कौन से जोड़े गए, वो भी लिख लेने हैं। अब इसके अंतर्गत 3 नए शब्द जोड़े गए, जिसमें सबसे पहला आ जाता है अपना कौन सा, समाजवादी। समाजवादी की जो हमने शाब्दिक अर्थ है वो पूरा समझ लिया है। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। भारत कैसा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि धार्मिक विविधता है, धर्म की बहुलता है, तो किसी भी एक धर्म को हम प्रायोरिटी या फिर ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते, और हम जो है सभी धर्मों को समान समझते हैं, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष, और इसको जो है हम पंथ निरपेक्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। तीसरा शब्द जोड़ा गया अखंडता, कि भारत की अखंडता को कोई भी खतरा नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो यहाँ फ्यूचर में चलकर हो सकता था, भाई इतनी बड़ी भूमि पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो फ्यूचर में चलकर ये जो भूमि है वो एक अलग राष्ट्र के यहाँ के व्यक्तियों के द्वारा डिमांड की जाने लगे, भाई जैसा लीडर कहेगा वैसे ही तो जनता करती है।
तो यहाँ पर क्या होगा, तो इस प्रकार से हमने जो अखंडता को जो भी नुकसान पहुंचा है वैसा हम इस प्रकार से हमने परिवर्तित किया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनकी जो जमीन है वो मतलब सरकार के जो है अधीन चली गई थी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो निर्णय लिया गया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पिछले जो नोट्स थे उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार मैंने टाइम नहीं दिया था, आप ये उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद में देखो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद में देखते हैं, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया कि ये वाले जो है निर्णय सुनाए। इसके अलावा अब देखो संविधान को, ये जो प्रस्तावना है ना भारत की उद्देश्य का, भारतीय संविधान की, इसको संविधान का भाग माना गया। अब भाग माना गया तभी तो इसमें संशोधन किया गया। तो एक निर्णय क्या निकल कर आता है कि प्रस्तावना या फिर उद्देश्य का, प्रस्तावना को, ये प्रस्तावना क्या थी, पहली क्लास में हमने देखा था, जो फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने चर्चा करी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको 22 जनवरी 1947 में क्या कर लिया गया था, संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को एक प्रस्तावना के रूप में क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। अब यहाँ संविधान का भाग माना गया तो लिख देंगे अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब जब संविधान का भाग है तो संविधान के कानूनों पर जो भी अप्लाई होता है संविधान संशोधन के तहत जो भी नियम, तो वो प्रस्तावना पर भी होगा। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब यहीं पर आप नोट लगाकर भी लिख लेंगे, किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप नोट लगाकर लिख लेंगे कि अतः प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया अभी तक, और ये कब किया गया, 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो मैंने लिखवा दिया है। ठीक है, 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं इसको, और अखंडता। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद में आप अगर अब हम लोग जो है एक बार जो विशेष बहुमत के द्वारा जो संविधान में संशोधन होता है वो पूरी प्रक्रिया समझ लेते हैं, उसके बाद में पूरे संविधान की प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं कि संविधान में अब जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। ठीक है, तो लिखेंगे संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन प्रक्रिया। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, एक तो संविधान में संशोधन होता है साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब क्या हुआ, जितने व्यक्ति, जितने सदस्य हैं उस वक्त जब कोई भी संशोधन करना उस वक्त उपस्थित हो, और वह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है कानून, जिस ऐसा विधेयक भाई इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, तो उस वक्त जितने प्रेजेंट है लोग उनके समर्थन से ही, उनके 2/3 सदस्यों के समर्थन से ही अधिनियम पारित हो जाता है। ठीक है, और एक होता है विशेष बहुमत द्वारा। अब ये जो विशेष बहुमत है इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये प्रस्तावना में जो संविधान में संशोधन किया गया था ना प्रस्तावना के अंतर्गत, वो विशेष बहुमत के तहत ही हुआ था, और विशेष बहुमत के तहत हम अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हैं। ये जो 368 है इसके तहत विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है संशोधन। अब देखो स्टूडेंट्स, संसद के कितने अंग है, क्योंकि कानून का निर्माण तो संसद ही करती है, संसद को व्यवस्थापिका या विधायिका भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ संसद के कितने अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और अपने महामहिम राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 3 अंग जो संसद के हैं इनके द्वारा ही संविधान, किसी भी एक विधेयक को कानून बनाया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये क्या है, हमारा परिवेश है। ठीक है, डेविड ईस्टन के जो है मॉडल के तहत मैं समझा रही हूँ, जैसे आपने एकेडमिक लेवल पे पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। तो यहाँ अगर हम माने कि ये क्या है, सामाजिक परिवेश भी है मनुष्य का। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो वातावरण या फिर जनता जो किसके अंतर्गत रहती है, सामाजिक परिवेश में, आर्थिक परिवेश में, सांस्कृतिक परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में। यहाँ से क्या उठती है, मांगे उठती है।
मांगे उठती है, मांगे अब कहाँ जाएगी भाई? देखो जनता संप्रभु है, लेकिन जनता खुद जाकर सरकार नहीं चला सकती, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ मांगे जाती है सरकार के पास में। अब सरकार के पास जब मांगे जाएगी, अर्थात कहाँ गई है, लोकसभा, राज्यसभा और फिर उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में, ठीक है। तो यहाँ सरकार के पास जब मांगे जाती है तो मांगे गई थी 10, लेकिन इन पर अब ये जब सरकार में पेश की जाएगी तो क्या मांगे, तो देखो मांग जो शब्द है ना थोड़ा अनौपचारिक है, वहां जाता है थोड़ा राजनीतिक शब्द में चेंज हो जाता है, जैसे मैग्मा बाहर निकलने के बाद में लावा बन जाता है, उसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर ये मांग है, इसी का नाम क्या बन जाता है, विधेयक। विधायक नहीं है ये, विधेयक, ठीक है। अब ये जो विधेयक बन चुका है, मतलब इस पर जब विचार विमर्श किया जाएगा, सदन में रखा जाएगा, ये विधेयक बन जाएगा। अब ये विधेयक क्या होगा, अगर इस पर विचार विमर्श करने के बाद में इसको पारित कर दिया जाता है तो ये क्या किसका रूप ले लेता है, कानून का रूप ले लेता है। तो 5 कानून जो है, 5 जो मांगे थी, ये कानून के रूप में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किसके अंतर्गत, जनता में। और जो 5 जो मांगे थी ना, मतलब जो विधेयक जिस पर विचार विमर्श तो किया गया, कानून बनने के लिए भी सदन में भी रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं या तो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, या राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, या फिर राष्ट्रपति ने वीटो का यूज किया होगा। तो कैसे ना कैसे करके मान लो ये मांगे फिर से कहाँ लौट आई है, जनता के अंतर्गत लौट आती है। तो यहाँ इस प्रकार से एक कानून का निर्माण होता है। इस प्रकार ये जो कानून होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के कानून होते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे बहुत सारे अलग विधेयक रखे जाते हैं, जिसमें साधारण विधेयक भी है, धन विधेयक भी है, और आपके संविधान संशोधन विधेयक भी। तो हम बात क्या कर रहे हैं, संविधान संशोधन विधेयक की, ठीक है। अब यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में ये पारित होना आवश्यक है। विशेष बहुमत चाहिए। बहुमत का मतलब क्या हो गया, मत मतलब हो गया वोट, ठीक है, समर्थन एक तरह से। तो यहाँ पर लोकसभा के भी कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है, 2/3 सदस्यों की सहमति। और टोटल मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उस वक्त जैसे बहुत सारे मंत्री होते नहीं जाते सदन में, लेकिन उपस्थित होना अनिवार्य होता है। टोटल जितने मेंबर, जितने सीटें हैं, उतने टोटल जो है सदस्यों के 2/3, मतलब पूरे सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये पारित होना आवश्यक है। दूसरा यहाँ पर भी यही आ जाएगा कि 2/3 सदस्यों के समर्थन से, उसके बाद में फिर राष्ट्रपति के पास में जाता है, सिग्नेचर हो जाता है, फिर क्या बन जाता है, ये कानून बन जाता है। एटलीस्ट राष्ट्रपति को क्या है, नामात्र का प्रमुख होता है, तो इसलिए इनको साइन करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, लोकसभा प्राइम मिनिस्टर है वो खुद एक लोकसभा का सदस्य ही होता है, लोकसभा के अंतर्गत। तो लेकिन यहाँ अब आप देखेंगे 2/3 का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो लोकसभा की हम बात करें तो वर्तमान में 543 सदस्य हैं, ठीक है भाई। पहले 2019 से पहले कितने थे, ये सदस्य संख्या 545 थी, लेकिन 545 के अंतर्गत जो 2 सदस्य थे ना, जो एंग्लो इंडियंस से के लिए रखी गई थी सीटें रिजर्व्ड, वो अब हटा दी गई है। क्यों हटा दी गई है, क्योंकि एंग्लो इंडियन समुदाय या जो यूरोपीय कंपनियां, अब क्या हुआ था स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, आधुनिक भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं उसमें जो आंग्ल भारतीय, ऐसे समझ लीजिए कि यूरोप से बहुत सारी कंपनियां आई थी, जैसे पुर्तगाली है, डच है, डैनिश है, फ्रांसीसी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है फ्रांसीसी, और इसके अलावा डैनिश आ गई, ठीक है। तो ये जो 5 कंपनियां आई थी, इन 5 कंपनियों ने आकर फिर यहाँ पर जो लोग आए थे, आगे चलकर इन्होंने अपने परिवार भी बसा लिए, और कुछ लोग यहीं पर रहने लगे, जीवन बसर करने लगे। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ उनके जो मतलब प्रतिनिधित्व के लिए भी मांगे उठने लगती है जब हमारे संविधान सभा का गठन होता है। तो फ्रैंक एंथनी मैंने लिखवाया था, संविधान सभा में पहला जो है एंग्लो इंडियन था, उसने ही जो है, उसका ही योगदान है कि ये 2 व्यक्तियों को एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है इसके अंतर्गत इनकी सीटें रिजर्व्ड रखी जाए। लेकिन वर्तमान में नहीं है, नगण्य है, न के बराबर है एंग्लो इंडियंस, तो इसीलिए अब 543 हो चुकी है, ठीक है, सीटों की संख्या। तो अब जब 543 हो चुकी है, और देखो एक और याद रखें, कौन सा संविधान संशोधन करके इसको हटा गया, तो 104वां संविधान संशोधन, ये भी आप ध्यान रखें, 104वां संविधान संशोधन हट करके ही हटाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और एक चीज और स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें कि हमने जो संविधान में संशोधन करने की जो हमने एक प्रावधान रखा है, क्यों रखा है भाई, देखो संविधान निर्माता एक इंसान ही थे, भगवान भी नहीं थे, आइंस्टीन भी नहीं थे, तो उनसे भी तो गलतियां हो सकती है, उनसे भी भविष्य में आगे चलकर ऐसी कुछ परिस्थितियां आ सकती है जो हमारे संविधान में आवश्यक हो उनको लागू करने के लिए। भाई देश काल परिस्थिति के अनुसार सिचुएशन चेंज होती है, तो इसीलिए उन्होंने प्रावधान रखा कि जब हम नहीं रहेंगे तो फिर कोई भी जो भी सरकार बनाएगा वो संविधान में संशोधन करके उस स्थिति के अनुकूल जो है किसी भी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट ला सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो संविधान में संशोधन, अगर लोकसभा के अंतर्गत बात करें तो अगर 543 को 3 भागों में डिवाइड करें, 543 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 181 आ जाएगा, ठीक है, 181।
अगर इन दो में से तीन मतलब तीन में से दो सदस्य, दो तिहाई का मतलब हो गया ये जो तीन है ना, तीन में से दो सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, अधिनियम कानून बन जाएगा। लेकिन क्या कानून ऐसे ही बन जाएगा क्या? अभी तो एक ही अंग ने जो है हस्ताक्षर किए, दूसरा अंग जो है संसद का वो कौन सा है, राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंतर्गत 245 सदस्य है टोटल, 245 सदस्य है। तो इसके अंतर्गत भी आप देख लीजिए 245 है, जब मैं लिख देती हूँ तो यहाँ टोटल 245 है। इसके अंतर्गत भी आप डिवाइड करके देख लीजिए तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से क्या होगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐसे प्लस करेंगे, ये 362 आ जाएंगे, इधर भी जैसे 81 के लगभग ये आएगा, तीन भागों में डिवाइड होगा तो। और दो तिहाई सदस्यों के यहाँ पर भी बहुमत से हस्ताक्षर होने के बाद में ये राष्ट्रपति के पास में जाएगा और राष्ट्रपति फिर हस्ताक्षर कर देंगे तो फिर ये कानून बन जाएगा। ठीक है, अर्थात ये संविधान में संशोधन किया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ चुकी है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, क्यों किया जाता है। क्योंकि बहुत सारी भाई देखो, उस वक्त जब संविधान का निर्माण हुआ था इंटरनेट जैसी कोई सुविधा भी नहीं थी, तो इंटरनेट से संबंधित भी कानून लाए गए हैं। समय को ध्यान में रखकर जो है जो भी कानून लाया जाता है उसके लिए संशोधन आवश्यक है। ठीक है, तो एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला जो मटेरियल है मैंने समझाने का था ये भी मत लिखना। अब यहाँ आपको जो है स्क्रीनशॉट एक बार आप इतना ही ले लें। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि इतना स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब यहाँ पर हम देखते हैं, नेक्स्ट बात करें तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो एज इट इज हमें लिखनी है और एज इट इज आपको याद भी करनी है, क्योंकि सीधा प्रश्न बनता है, आजकल ये ट्रेंड में है कि संविधान की प्रस्तावना से प्रश्न बनता है। तो प्रस्तावना लिख देंगे यहाँ पर। प्रस्तावना के अंतर्गत लिखेंगे सबसे पहले, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पहला जो है पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि यहाँ क्या होता है 42वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उसके बाद में आपके जो शब्द जोड़े गए हैं तो उसके अंतर्गत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष भी आ जाएगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य समाज धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले हमें लिखना आवश्यक है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या फिर पंथ निरपेक्ष भी इसको लिख सकते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक सीक्वेंस ऐसे ही रखनी है, क्योंकि एग्जाम्स में भी सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने न्याय की जो है बात की गई है प्रस्तावना में। तो तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 16 के तहत हम अवसर की समता जो है प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रतिष्ठा और गरिमा एक ही वर्ड है, तो यहाँ प्रतिष्ठा आ जाए गरिमा आ जाए एक ही बात है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्रदान करने के लिए एवं करने के लिए तथा या एवं व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये स्लाइड चेंज करती हूँ। यहाँ ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कंप्लीट हम करते हैं इसको, प्रस्तावना को। तो दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक कितनी है, आज की दिनांक नहीं लिखनी है, 26 नवंबर 1949 में स्वीकार कब किया गया था हमारा संविधान। तो यहाँ ये संविधान की एक तरह से ये एक परिचय कह सकते हैं, परिचय पत्र है। तो 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हो चुकी है प्रस्तावना कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कितने वर्ड्स यहाँ पर जैसे स्वतंत्रता की बात करते हैं तो, और कितने वर्ड्स राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की क्या बताई गई है, स्वतंत्रता बताई गई है। कौन कौन सी, ये भी याद रखना है। विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, या ऐसे आ जाएगा कि निम्न में से इन स्वतंत्रता की बात जो है संविधान में नहीं की गई है। ठीक है, इस प्रकार से भाई इस स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, तो बाकी जो अन्य स्वतंत्रता है, जैसे कि आपके धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता आ गई, ठीक है, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता आ गई, तो वो नहीं की गई है। इसके अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। वैसे यहाँ धर्म के अंतर्गत आ गया है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से, एक तो सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा क्या हो जाएगा, राजनीतिक। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे बंधुता की, एक प्रकार की बंधुता या बंधुत्व की बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे हमने ये जो बंधुता, ये जो भाईचारे का जो कॉन्सेप्ट है, हमने कहाँ से लिया है, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वहां से लिया है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, और ये बहुत सारे जो सोर्सेज है ना, अलग अलग संविधानों से हमने 158 संविधानों के अध्ययन करके, तुलनात्मक अध्ययन करके हम लोगों ने समावेश किया है। तो वो सोर्सेज भी मैं आपको लिखवाऊंगी, तो क्लासेस में आपको कंटिन्यू बने रहना है, क्लासेस देखनी है। और देखो समता की कितनी बात की गई, 2 प्रकार की समता की बात की गई है। 2 प्रकार की समता, जिसके अंतर्गत कौन सी है, एक तो अवसर की समता और दूसरी क्या है, प्रतिष्ठा की समता। ठीक है, यहाँ पर जो है अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक है कि एक तो होता है समता और दूसरा होता है समानता, तो दोनों में क्या है, मामूली सा डिफरेंस है, ये भी समझ लेंगे। समता क्या है कि जैसे मान लो भारत के अंतर्गत अनेक जैसे बहुत सारी कैटेगरीज है। ठीक है, जैसे जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो उनको जो है, उनको मतलब अन्य जो कैटेगरीज है उनके समक्ष लाने के लिए कुछ प्रकार की सुविधाएं दी जाए। ठीक है,
तो वहाँ अन्य व्यक्तियों के साथ में, सामान्य वर्ग के साथ में एक तरह से भेदभाव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, क्योंकि यहाँ पर उनको जो है इनके समक्ष लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाएं भी आती है आरक्षित वर्ग में, तो महिलाओं के साथ में जो भी मध्यकाल के अंतर्गत भेदभाव हुआ और उत्तर वैदिक काल में भेदभाव हुआ, शिक्षा से वंचित रखा गया, तो उनको समक्ष लाने के लिए कुछ विशेष कदम सरकार के द्वारा उठाए जाने चाहिए, जिसके अंतर्गत विधियों के समान जो संरक्षण की हमने जो व्यवस्था की है ना, तो वो फिर समता के अंतर्गत आ जाती है। और समानता में क्या होगा, चाहे कोई व्यक्ति दिव्यांग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई किसी भी वर्ग से हो, दलित वर्ग से हो, चाहे किसी भी वर्ग से हो, लेकिन सभी को जो व्यक्ति डिजर्व करता है उसको जो है वह स्थान दिया जाए, वो समानता के अंतर्गत आता है। लेकिन समता में क्या है कि जहाँ पर आवश्यकता है विभेद की, वहाँ पर सकारात्मक विभेद की कदम भी उठाए जाए। ठीक है, तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, प्रस्तावना हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो क्लास में आपको बने रहना है। यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के पास में भी जरूर शेयर कर देना है, क्योंकि विद्या का जो धन है वो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आप जितना बांटोगे विद्या के धन को, चाहे कैसे भी, भाई तरीका कोई भी हो सकता है, शेयर करने से भी हम विद्या के धन को बांट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कोई भी कॉन्सेप्ट समझाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है विद्या माता का जो आशीर्वाद है वो दुगुना होकर मिलता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना, लाइक कर देना है क्लास को, और बने रहना यूपीएससी हिंदी मीडियम समांतर शर्मा के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।